चलिए, तो लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि इफ एक ऐसा फंक्शन है जो लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में आता है और इसमें कंडीशन या सेट ऑफ कंडीशंस को अप्लाई करके हम डिसीजंस लेते हैं, भले ही वो बच्चे को पास या फेल डिक्लेयर करना हो, भले ही उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स देकर के उसके जो मार्क्स ऑब्टेन है उसमें कुछ मार्क्स को ऐड करना हो, भले ही प्रॉफिट या लॉस डिक्लेयर करना हो, नंबर्स को डिक्लेयर करना हो कि वो इवन है या ऑड है, या इस तरीके की और बहुत सी चीजें हमने की थी। रिवॉर्ड्स हमने दिए थे, बोनस पॉइंट्स हमने दिए थे सेल के बेसिस पर, या हमने कमीशन कैलकुलेट करके दिखाया था सेल के बेसिस पर, या लीव्स के बेसिस पर हमने आपको बताया था कि रिमार्क पास करना है। जैसे यहाँ सब बताया था कि ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट या लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। फिर लीव्स अगर ली हैं तो 2 से ज्यादा लीव्स ली हैं तो सैलरी विल बी डिडक्टेड का एक मैसेज आएगा, अगर 2 या 2 से कम छुट्टी ली है तो बोनस विल बी अवॉर्डेड एक मैसेज आ रहा है। फिर इसी तरीके से सेल के बेसिस पर रिमार्क दिया था कि अगर सेल इतनी है, इतने से कम की है तो एक मैसेज दे दीजिए वर्क हार्ड, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा की है तो कीप इट अप। और उसके बेसिस पर अगर कमीशन कैलकुलेट करने की, जैसे अगर 20,000 से कम की सेल की है तो 5% कमीशन दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल अमाउंट, और अगर 20,000 या उससे अबव सेल की है, 20,000 से अबव सेल की है तो 25% सेल उनका कमीशन निकाल के दीजिए। तो ये भी आपको कैलकुलेशन करनी बताई थी। फिर रिवॉर्ड्स दिए थे 10th क्लास बच्चों को टैबलेट और 12th पास बच्चों को लैपटॉप। ये सब चीजें हम लोगों ने कल करके देखी थी। तो ये देखा था कि एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है इफ, जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकते हैं, और उस डिसीजन को लेने में जरूरी नहीं है कि आप मैसेज ही पास करें, मतलब गुड बैड या वर्क हार्ड या कीप इट अप ही नहीं लिखना है, आपको और भी बहुत सारे काम करने हो सकते हैं। तो उस तरीके से, क्योंकि इसमें आपने देखा था कि कैलकुलेशन भी हो रही है कि जैसे हमने कहा कि अगर सेल 20,000 से कम की है तो सेल का 5% कमीशन दीजिए, सेल अगर 20,000 से ज्यादा की है तो सेल का 25% कमीशन दीजिए। तो इस तरीके के क्राइटेरिया के बेसिस पर अगर आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ फंक्शन, क्योंकि जैसे हम बार बार कहते हैं कि इफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक सिंगल क्राइटेरिया या फिर सेट ऑफ क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो नेस्टिंग कैसे की जाती है, वैसे हम ये तो सीख चुके हैं कि एक फंक्शन कोई और फंक्शन को इफ के अंदर कैसे नेस्ट करते हैं, और इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि हमने मॉड फंक्शन को इफ में नेस्ट करके दिखाया था। और नेस्टिंग किसी भी फंक्शन की किसी भी फंक्शन के साथ की जा सकती है, मतलब सेम फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और किसी डिफरेंट फंक्शन को किसी डिफरेंट फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और शायद तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे भी कितने भी लेवल्स ऑफ नेस्टिंग कर सकते हैं। ये प्योरली डिपेंड करता है इस बात पे कि आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या किस तरह का आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमें एक से ज्यादा सेट ऑफ कंडीशंस अप्लाई करने, मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई करनी है और अपना डिसीजन लेना है, तो हम इफ फंक्शन को भी इफ फंक्शन के अंदर नेस्ट करते हैं। उसके लिए क्या एग्जाम्पल है, हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमने जब ये मार्क्स का डेटा बनवाया था तो आपको एक ग्रेड का कॉलम बनवाया था। रिजल्ट तो देखिए हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि बच्चा पास है या फेल है, पर पासिंग जो मार्क्स है उसके बेसिस पर उसको ग्रेस मार्क्स भी दिए कि भाई जो बच्चा फेल है उसको 5 नंबर ग्रेस दे दीजिए, तो मार्क्स ऑब्टेन में 5 नंबर ऐड हो जाए। तो जैसे ये बच्चा फेल था तो इसके 241 टोटल मार्क्स ऑब्टेन थे, तो इसको 246 हो गए, यानी कैलकुलेशन भी करके देखी। लेकिन देखिए ये हम सब जानते हैं अच्छे से कि आज की डेट में कोई नहीं जानना चाहता कि बच्चा पास हुआ या फेल, क्योंकि अब वो जमाने नहीं है कि जब बच्चे फेल भी होते हैं, अब तो सभी पास होते हैं। ये बात अलग है कि सबके पासिंग परसेंट्स डिफरेंट होते हैं और उनके परसेंटेज को एक क्राइटेरिया में डाल के उन्हें ग्रेड्स दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ओ लेवल को ही देख लीजिए, इसमें या ट्रिपल सी में, दोनों में ही ग्रेड्स होती है, या नाइलेट के किसी भी कोर्स प्रोग्राम में ग्रेड्स होती है। तो वो ग्रेड्स किस बेसिस पे मिलती हैं, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि जब बच्चे को परसेंटेज मिलती है लेस देन 50%, माने उसको 49.99% भी मिली है, तो उसको क्या ग्रेड मिलेगी, ये है हमारी परसेंटेज, और इधर है हमारा ग्रेड कि उसको क्या ग्रेड अवार्ड करता है नाइलेट, तो उसको ग्रेड मिलती है एफ। अगर उसकी परसेंटेज 50% से लेकर के 54.99 के बीच में, तो ग्रेड मिलती है डी। 55 से लेकर के 64.99% तक आता है तो उसे ग्रेड मिलती है सी। 65 से लेकर के 74.99% गेन करता है, अगर इस पूरे स्लैब के अंदर उसकी परसेंटेज है तो उसे परसेंट ग्रेड मिलती है बी।
75 से लेकर के 84.99% के केस में उसे ग्रेड मिलती है ए, और यदि किसी बच्चे के परसेंटेज बड़े हैं या बराबर हैं 85% की, तो उसको ग्रेड मिलती है एस, दैट स्टैंड्स फॉर सुपीरियर। तो आपको जो भी ग्रेड आपके एग्जाम के बाद मिलेगी, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बी ग्रेड मिलती है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी जो परसेंटेज आई है वो इस स्लॉट में आई है कहीं ना कहीं। तो हम भी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि आप मान लो कि आपकी परसेंटेज 74.99 तक कुछ भी हो सकती है 65 से, माने 65 से कम तो परसेंटेज आपने ऑब्टेन नहीं किया है। तो अगर आपको किसी को बताना भी हो कि बी ग्रेड है, तो मतलब 65 से ऊपर है और 74.99 के बीच में, हो सकता है 74.99 ही हो। तो ये स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ग्रेड्स के अलॉटमेंट होते हैं। अब मान लीजिए यही बच्चे हमारे भी हैं और हम भी सेम ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। तो अब यहाँ तो देखिए अगर ये पता है तो देखा जाएगा 83.4 कितना आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। फिर का 62, ओके 62 का आना चाहिए, सी ग्रेड में आना चाहिए। 95 एफ ग्रेड, एस ग्रेड आनी चाहिए। ऐसे करके हम ग्रेड्स देंगे, और ऐसे करके अगर ग्रेड्स देंगे तो आप सभी को पता है कि कितना टाइम लगने वाला है। जबकि देखना हर बार क्या है, देखना हर बार परसेंटेज को है। तो हम क्या करें कि कुछ ऐसी टेक्निक फॉलो करें कि जिसके बेसिस पर हमारा काम आसानी से हो जाए। ये ग्रेस वाला कॉलम फिलहाल हम ये जो कॉलम है इसे डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सबको इसके बारे में अच्छे से पता है, तो ये कॉलम हटा दे, हम डिलीट ही कर दे रहे हैं इस कॉलम को। जितनी सेल्स को डिलीट करना चाहते हैं एक्चुअली कॉलम में, ये सेल्स हमने यहाँ पे डिलीट की और कह दिया शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। अब आपको यहाँ पर ग्रेड देनी है। तो सबसे पहले देखिए, देखा जाए तो अपनी डेली जो डे टू डे लैंग्वेज हमारी होती है उसमें अगर हम देखें तो हम यही तो कह रहे हैं कि बच्चे की परसेंटेज अगर इसके नीचे है तो ये ग्रेड दीजिए, अगर इसके बीच में है तो ये ग्रेड दीजिए, अगर इसके बीच में है तो ये ग्रेड दीजिए, अगर इसके बीच में है तो ये ग्रेड दीजिए, अगर इसके बीच में तो ये ग्रेड दीजिए, नहीं तो ये ग्रेड दीजिए। नहीं तो का मतलब इसके अलावा कुछ भी हो। तो अब इसके अलावा बच्चे की परसेंटेज ऑफ कोर्स क्या होगी, या तो 85% होगा या उससे बड़ा होगा। तो एक्चुअली ये सारी चीजें हम ट्रू क्लॉज में डालेंगे, और ये वाली जो लास्ट होती है, जो अल्टीमेट होती है, उसे हम फॉल्स क्लॉज में डालते हैं। कंडीशन अप्लाई करने का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। आप असेंडिंग भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ से चलें, प्रोसीड करें यहाँ तक, या आप रिवर्स भी ले सकते हैं कि आप हायर वैल्यू से प्रोसीड करें लोअर वैल्यू तक। इसका आपके फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि आपने कंडीशंस को सही ढंग से इंप्लीमेंट किया हो। रिवर्स सीक्वेंस में चलने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करते हैं। दैट इज मोर इजी एज फार एज कंपेयर टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिसेंडिंग नहीं ले सकते हो, आप डिसेंडिंग पे भी उतना ही स्मूथली काम कर सकते हो। यह आपकी अपनी अप्रोच की बात है कि आप किसे आसानी से समझते हैं। खैर, हम आपको कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर की ही बात करेंगे। तो बस अब ये कंडीशन है, तो देखा जाए तो यहाँ पे कितनी कंडीशंस है, 6 कंडीशंस है, और 6 कंडीशंस कहीं अलग अलग नहीं लग रही हैं, एक ही सेल के ऊपर 6 की 6 कंडीशंस लग रही हैं, क्योंकि परसेंटेज तो एक ही है, लेकिन इनमें से किसी एक परसेंटेज के स्लॉट में फॉल कर रही होगी। तो जिस स्लॉट में फॉल कर रही है वो वाली ग्रेड असाइन करो। तो सभी की सभी जो 6 कंडीशंस है वो एक सेल वैल्यू पे लगेंगी, इसीलिए हमें एक इफ के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरे को नेस्ट करने की जरूरत पड़ गई। तो कैसे करेंगे, पहले हम आपको लिख करके दिखा दे रहे हैं और फिर हम आपको इसे समझाएंगे। बस फॉर्मेट को हमें अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो आपको फॉर्मेट जैसे जो भी आपने लिया है वही आपको यहाँ पर लेना है। पहले हम आपको यहाँ पे ये फंक्शन लिख करके दिखा रहे हैं। और देखिए अभी हम यहाँ कितनी कंडीशन लगा चुके हैं, एक कंडीशन ये लगी, दूसरी ये लगी, तीसरी ये लगी, चौथी ये लगी, पांचवी ये लगी। जो लास्ट थी, जो छठी थी, वो अल्टीमेट में चली गई और कहीं भी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुए। देखिए हर बार ब्रैकेट ओपन में और हर बार ब्रैकेट अलग अलग कलर से दिख रहा है। लास्ट में गिन के जितने ब्रैकेट हमने खोले थे उतने ब्रैकेट्स हमें क्लोज करने होंगे। ऑल्दो अगर हम ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करते हैं, मिस कर जाते हैं,
तो ये हमारी इस एरर को खुद भी सही कर देता है। और अब हम इसे फंक्शन क्लोज हो चुका, कंप्लीट हो चुका है, एंटर करेंगे और एक बार हम कुछ वैल्यूज को यहाँ ग्रेड दे करके भी देख लेते हैं कि क्या सही ग्रेड मिल रही है। अब हमें देखा यहाँ पर कि सबसे पहले क्या ग्रेड आई है, ए ग्रेड आई है 83.40। यहाँ देखिए ए ग्रेड इतनी मिलनी चाहिए थी। रैंडम कुछ भी पिक कर लीजिए, इसको एस ग्रेड क्यों मिली है 89, हाँ भाई 85 या उससे अबव है। इसको एफ क्यों मिली, क्योंकि इसको 48.20% मिले जो कि 50% से कम होते हैं। कोई भी ग्रेड। सी क्यों मिली 61.20, हाँ 61.20 सी होनी चाहिए। तो 0.01% की भी गलती नहीं होगी देखिए, बशर्ते कि आपने कंडीशंस को सही ढंग से इंप्लीमेंट किया होगा। अब हम इस फंक्शन को आपको यहाँ पे खोल के दिखा रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। हमने यहाँ पे कहा सबसे पहले कि यदि K2 यानी कि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू लेस देन 50 है, देखिए इक्वल्स टू कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, लेस देन के साथ में या ग्रेटर देन के साथ, वो आपको बहुत ध्यान से रखना होगा, काम नहीं तो पता चला कि कोई वैल्यू मिस भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें यहाँ लेस देन 50 इसलिए तो था ना कि 49.99% तक भी कोई बच्चा अगर लाया है तो एफ ग्रेड देनी है। तो वही चीज हमने यहाँ कह दी कि अगर इस सेल में लिखी हुई वैल्यू लेस देन 50% है तो एफ लिख दीजिएगा। अब वैसे तो हम इसके आगे कर देते थे नहीं तो ये लिखिएगा, पर अभी तो नहीं तो वाली बात ही नहीं है। अब ये तो ये था यदि ऐसा हो तो ये हो, अथवा यदि ऐसा हो मतलब एल्स इफ, तो उसके लिए एल्स लिखते नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन कॉमा लगा के फिर नया फंक्शन लिखा है इफ, ब्रैकेट कोई क्लोज नहीं हुआ, और फिर कहा इफ दिस सेल, सेम सेल देखिए एड्रेस लिया है, इज लेस देन इज इक्वल टू 54.99, ये कंडीशन अप्लाई की। एक्सेल इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर होता है कि वो अपने आप समझ जाता है कि जब आपने यहाँ पे लेस देन 50 की बात की थी, इसका मतलब 49.99 तक तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके ऊपर अगर 54.99 यहाँ दे दिया है तो ये जो है 50% से लेके 54.99 तक के लिए एप्लीकेबल है। तो उसको क्या ग्रेड देनी है, डी। फिर हमने अगला अपना ले लिया कि अगर 64.99 तक है, इसका मतलब 55 से लेके 64.99, तो क्या ग्रेड देनी है, सी। फिर नया फंक्शन लिखा 65 से 74.99। आप वो रेंज अगर डालते कि 65 से 74.99 तो आपको इसमें एक फंक्शन और डालना पड़ जाता हर बार, मतलब 6 कंडीशन थी 6 बार इफ के साथ साथ दूसरा फंक्शन भी नेस्ट करना पड़ता, पर आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने आप ही बिटवीन की बात जब हम कहते हैं कि भाई इतने से इतना, तो वो रेंज अपने आप ले लेता है एक्सेल, जब सही तरीके से आपने काम किया हो। जैसे लेस देन इज इक्वल टू 64.99 तो सी, लेकिन अगर 64.99 से बड़ा हुआ तो क्या होगा 65, तो 65 से 74.99 वाले को क्या ग्रेड दीजिए, बी। ऐसे ही 75 से 84.99 तक वाले को क्या दीजिए, ए। तो इस तरह से हमने शुरू की 5 कंडीशंस को ट्रू क्लॉज में डाला। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप नेस्टिंग करते हैं इफ फंक्शन की, तो उसमें जितनी भी कंडीशंस हो, लास्ट कंडीशन फॉल्स ब्लॉक में चली जाती है, फॉल्स क्लॉज में चली जाती है, शुरू की जितनी भी सारी होती है वो सब ट्रू में जाती है। क्यों, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहें कि यदि ऐसा है तो ये कीजिए, 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 नहीं तो वो अल्टीमेट है कि इन सब में से कुछ भी ना हो तो क्या कीजिए। तो एक फॉल्स ब्लॉक कंपलसरी होता है आपके इस फंक्शन में, तो वो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नहीं तो क्या कीजिए, नहीं तो एस लिख दीजिए। इसका मतलब 84.99 से ऊपर जो कुछ भी होगा या 85 या उससे ऊपर कुछ भी होगा उसको क्या देना है, एस। और लास्ट में गिन के 5 ब्रैकेट हमने क्लोज किए क्योंकि 5 ब्रैकेट्स ओपन किए थे, और जब हमने एंटर कर रहे हैं तो हमें देखिए सबकी ग्रेड्स अकॉर्डिंगली मिल जा रही है। 0.01% की भी गलती नहीं होगी। जैसे अभी देखिए जो बच्चा फेल है यहाँ पर, ये बच्चा फेल है क्योंकि इसको 48.20 मार्क्स मिले, परसेंट मिले। अभी हम इसको यहाँ पर सपोज कह देते हैं 50, देखिए जैसे ही इसको 50% मिला ये अपने आप पास की कैटेगरी में आ गया और उसकी ग्रेड डी हो गई। अगर इसको किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ा देते हैं, ये देखिए 59.80 यानी 55% से हुआ, अपने आप सी ग्रेड हो जाएगी। मतलब अगर कंडीशन सही तरीके से लगी है
तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, गलत हो ही नहीं सकता बशर्ते आपने काम सही ढंग से किया हो। तो इस तरीके से देखिए ये इफ फंक्शन काम करता है। इसको हम आपके लिए खोल दे रहे हैं यहाँ पर, एक बार आप चाहें तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आप सही ढंग से जब इसे रिवाइज करें तो सही ढंग से इसे अप्लाई कर सकें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो बताइए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सबको क्लियर हो गई चीज? सविता क्लियर है आपको? हाँ बताइए तो सेन जी। नहीं मैम क्लियर है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप काम करते हैं और ये चीजें आपकी इस तरह से डिसीजन आपने ले लिया। अब इसी तरीके का और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमें इसकी नेस्टिंग करनी होती तो हम कैसे करते हैं। तो जैसे हमें मालूम है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज जो हैं, यहाँ पर हमारा डेटा बना ही हुआ है ऑलरेडी, तो वहीं चले जाते हैं। ये हमारा एक डेटा था जिसमें हमने ये डेटा है जिसमें लोगों ने, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों ने सेल किए, और सेल के बेसिस पर अब हम उनको पॉइंट देना चाहते हैं, कितने पॉइंट्स उन्होंने अर्न किए। लेकिन इसके लिए अब हमारे पास कोई एक कंडीशन नहीं है, इसके लिए भी कई सारी कंडीशन दे देते हैं। जैसे हमने कहा किसी ने अगर 10,000 से कम सेल किए तो कितने पॉइंट मिलेंगे, अगर 10,000 एक से लेकर के 20,000 तक की सेल की है तो कितने पॉइंट मिलने हैं, अगर 20,000 एक से लेकर के 25,000 तक की सेल की है तो भी पॉइंट मिलने, 25,001 से लेकर के 30,000 तक की सेल की है तो भी पॉइंट मिलने, 30,001 से लेकर के 40,000 तक की सेल की है तो भी कुछ पॉइंट्स मिलने, और किसी ने अगर 40,000 से अब भी सेल कर दी तो भी उसको पॉइंट्स मिलने हैं। कितने पॉइंट्स मिलने, ये कंपनी ने पहले से डिसाइड किया था, ये तो सेल के स्लैब्स हैं और यहाँ पर है कि उसको कितने पॉइंट्स दे दिए जाए। तो हमने कहा कि जिसने 10,000 से कम सेल की उसे तो एक को पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, 0 पॉइंट्स। जिन्होंने इतना किया उनको 5 पॉइंट्स मिलने चाहिए, जिन्होंने इतना किया उनको 8 पॉइंट्स मिलने चाहिए, जिन्होंने इतना किया उन्हें 15 मिलने चाहिए, जिन्होंने इतना किया उन्हें 25 मिलने चाहिए, और इनको कितने मिलने चाहिए, 40 पॉइंट्स। इस तरीके से मान लीजिए हमने अपने कुछ क्राइटेरियाज बना दिए। तो अगर ऐसे क्राइटेरियाज हैं और हमें सिर्फ यहाँ पे ये तो पता है कि किसने पे कितने पॉइंट, और अब ये नहीं देखना कि 20,000, अच्छा 20,000 5 पॉइंट दे दीजिए, चलिए 5 पॉइंट इसको मिल गए, 15,000 ये भी 5 पॉइंट से मिलेंगे, 35 कितने मिलेंगे, ओके 25 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही बार में सब चीजें पता है, बस सही तरीके से लिखें। क्या लिखेंगे, अगर इस सेल में लिखी हुई वैल्यू कम है 10,000 की तो कितने पॉइंट्स दे दीजिए, 0। देखिए लिखना है, आपको याद होगा कि चाहे नंबर ही क्यों ना लिखना हो, फंक्शन में जब आपको कोई मैसेज पास करना होता है गुड बैड की तरह, अगर नंबर भी लिखना है तो डबल कोट्स में ही लिखना है, तो 0 भी डबल कोट्स में लिखा जाएगा। फिर अगली कंडीशन, अब सेल की वैल्यू कितनी है, लेस देन इज इक्वल टू 20,000। क्यों, क्योंकि कहा है कि 10,000 एक से 20,000 तक के लिए, तो कितने पॉइंट्स दीजिए, 5। नेक्स्ट कंडीशन, अगर यहाँ पर लिखी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 25,000 है तो कितने पॉइंट्स दे दीजिए, 8। अगर यहाँ पर लिखी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 30,000 है तो कितने पॉइंट्स दे दीजिए, 15 पॉइंट्स दे दीजिए। अगर यहाँ पर लिखी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 40,000 है तो कितने पॉइंट्स दे दीजिए, तो उन्हें 25 पॉइंट्स दे दीजिए। अब बची लास्ट, वो क्या कह देंगे, नहीं तो कितने पॉइंट्स दीजिए, नहीं तो उन्हें 40 पॉइंट्स दे दीजिए, और गिन लीजिए कि कितने ब्रैकेट खुले थे, उतने ब्रैकेट बंद करके, और एक बार में आपने सबके पॉइंट्स निकाल दिए, और कहीं भी 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं। जहां जितने 40,000 तक सेल किए 25 ही पॉइंट मिलेंगे,
पर किसी ने अगर 40,001 की भी सेल कर दी तो उसको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। 40,001 रुपया भी ज्यादा मतलब उससे आ गया तो 40, और अगर हमने कह दिया कि 40,000 तक की सेल है तो देखिए 25 पॉइंट मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए इतनी आसानी से काम किया जा सकता है, बस एक बार को समझने की देर। समझने में थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम, लेकिन जब आप एक बार से चीजों को समझ लेंगे और 2-4 एग्जाम्पल करके देख लेंगे तो आपको अपने आप से ही ये चीज समझ में आ जाएगी। नहीं तो प्रोफेशनली बहुत सारे लोग इस चीज को जो है नहीं जानते, तो वो कंडीशन सही ढंग से या तो अप्लाई नहीं कर पाते जो अननोइंगली काम कर रहे हैं, या कंडीशन अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन कई बार 1-1 रुपए के चक्कर में बैंक जैसी जगहों पर जहां 1 रुपए की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, या जहां पर इस तरीके का काम हो रहा है, तो वहां पर सही ढंग से क्राइटेरिया अप्लाई न करने पर कभी कभी गलत रिजल्ट्स भी दे दिए जाते हैं। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है कि जो फिगर जो स्लैब्स आपको दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही कंडीशंस आप अप्लाई करें। ये तो हो गई बात, आपने सिर्फ पॉइंट लिख दिए बहुत सारी कंडीशंस के बेसिस पर। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स ना लिखने होते, आपको देना होता कमीशन, और सेम क्राइटेरिया होता कि कमीशन देना है आपको, ये सेल है और कमीशन हमने कहा इतने वाले को कितना परसेंट कमीशन दे दो, इसको 1% कमीशन देना, इसको 2% कमीशन देना, इसको 5% कमीशन देना, इसको 10% कमीशन देना, इसको 25% कमीशन देना, और इसको 50% कमीशन देना। आप सबको जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि वैसे तो हमने सैलरी का डेटा बनाया था तो उसमें सेल के कॉलम में 5% कमीशन कैलकुलेट कराया था, मतलब चाहे जितनी भी सेल की उसका 5% दीजिए। लेकिन ये बात भी साथ ही साथ बताइए कि इस सिचुएशन में एम्प्लॉइज डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो वाले एम्प्लॉइज जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं या बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि भाई 5% मिल रहा है तो जिसने 20,000 की सेल की है उसे 20,000 का 5% मिलेगा, जिसने 2 लाख की सेल की है उसे 2 लाख का 5% मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट हाइक होगी। लेकिन फिर भी उसे ये दिखता है कि हम 2 लाख की सेल कर रहे हैं और सामने वाला 20,000 की सेल कर रहा है, पर दोनों को मिल कितना रहा है 5%, और इससे उसका मोरल डाउन हो जाता है, वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है काम करने के लिए। और ऑब्वियसली कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि जो अच्छा एम्प्लॉई है वो डीमोटिवेट हो या उसका मोरल डाउन हो, और उसे अप्रेजल के बेसिस पे कुछ ऐसा मिले ताकि वो भी आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित रहे, खुद इनिशिएटिव ले, और जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं वो उस तक पहुंचने की कोशिश करें। ऐसी स्ट्रेटेजीज हमेशा कंपनीज फॉलो करती हैं। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा ये नहीं होगा कि जितनी भी सेल करो 5% कमीशन ले जाओ। क्यों ले जाओ 5%? तो जो लोग कम सेल कर रहे हैं उन्हें उनकी सेल का कम परसेंटेज मिलेगा, जो लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं उन्हें उनकी सेल का ज्यादा परसेंट मिलेगा, और इसी के बेसिस पे कुछ स्लैब्स यहाँ पर डिजाइन कर दिए। कंडीशन हम यहाँ पर और बढ़ा देते हैं, मतलब आपको ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं होता है कि कितने, मतलब कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया 35,000 से लेकर के एंड ग्रेटर देन 40,000 भी अगर किसी ने सेल किए तो यहाँ पे कह दिया मान लीजिए 40%, और यहाँ पे दिया ये हमने यहाँ पर किया, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज चेंज कर देते हैं। अब बस इधर देखते जाना है सेल कितनी की है, इधर लिखते जाना है सेल का कमीशन कि कितना कमीशन उनको आपको देना है। ये लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू इफ। पहली कंडीशन क्या है कि यदि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू लेस देन 10,000 है तो उसको सेल का कितना परसेंट दीजिए। अभी तक तो देखिए जो भी देना होता था, जो भी लिखना होता था वो डबल कोट्स में हम लिख देते थे, क्योंकि हमें जो कुछ भी एज इट इज प्रिंट कराना था, चाहे वो ग्रेड्स थी, चाहे गुड बैड था, चाहे कीप इट अप और वर्क हार्ड था, चाहे प्रॉफिट या लॉस था। लेकिन जब हम कहते हैं बात कैलकुलेशन की है तो कैलकुलेशन के एक्सप्रेशन को आप डबल कोट्स में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप डबल कोट्स में कैलकुलेशन के एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो क्या होगा कि वो एग्जैक्टली वैसा ही वहां पर प्रिंट हो जाएगा, जबकि आप प्रिंटिंग कुछ नहीं कराना चाहते हैं, आप कैलकुलेशन कराना चाह रहे हैं कि इसका 1% क्या निकाल के दिखाओ। तो वो एक्सप्रेशन हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। सेल का 1% ही निकालना है तो सेल सिलेक्ट कीजिए इंटू 1%। अब इस एक्सप्रेशन को आप डबल कोट्स में नहीं लिख सकते थे,
इसको अगर आप ऐसे डबल कोट्स में लिख दें बाई चांस और एंटर कर दें तो बिल्कुल यही लिख के दिखाई देगा। एक्सेल सेल के अंदर लिखा होगा B247 इंटू 1%, ऐसे लिखा होगा। तो आप ये चीज थोड़ी ना प्रिंट कराना चाहते हैं, आप तो इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना चाहते हैं और जो आउटपुट आएगा उसे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसीलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे जब कैलकुलेशन करनी हो किसी कंडीशन या कंडीशंस के बेसिस पर। तो ये हमने पहली कंडीशन दी। अब हमने कहा अगर इसी सेल में, सेम सेल की बात करेंगे, कौन सी सेल, इसकी वैल्यू कम है या बराबर है कितने से, 20,000। अगली कंडीशन देख लिया हमने। तो सेल का कितना परसेंट देना है, तो सेल कहाँ लिखी है, ये इंटू 2%। फिर अगली कंडीशन, अगर यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू कम है या बराबर है किसके, 25,000 के, तो सेल का कितना परसेंट देना है, सेल का 5% देना है। फिर अगली कंडीशन, अगर यहाँ पे लिखी वैल्यू कम है या बराबर है किसके, 30,000 के, तो सेल का कितना परसेंट दीजिए, तो सेल का 10% दीजिए। फिर नई कंडीशन, अगर यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू कम है या बराबर है किसके, 35,000 के, तो कितना दीजिए, सेल का 25% दीजिए। फिर अगली कंडीशन, अगर यहाँ पे लिखी वैल्यू कम है या बराबर है किसके, 40,000 के, तो सेल का कितना परसेंट दीजिए, तो सेल इंटू कितना परसेंट, 40%। अब बची लास्ट, तो वो क्या कह देंगे, नहीं तो नहीं तो मतलब बोल रहे हैं लेकिन लिखेंगे सिर्फ कॉमा और कोई फंक्शन नहीं लगाएंगे। नहीं तो क्या करिए, नहीं तो सेल का 50% दीजिए और अंत में सारे ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कीजिए। और अब आप उसे ड्रैग करिए और एक जगह भी चीज गलत नहीं होगी। 8500 रुपीज की सेल की थी, 1% कमीशन मिल गया 85 रुपीज। 50,000 की सेल की 50% कमीशन मिल गया 25,000 रुपीज, क्योंकि 40,000 से ऊपर अगर किसी ने 40,001 रुपए की भी सेल की है तो उसे सेल का 50% मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं और आपके मैसेजेस या कुछ इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो कुछ इससे रिलेटेड कि अगर ऐसा करना है या कोई ऐसी कोई सिचुएशन प्रसेंजित खासतौर से आपने अगर फेस की हो प्रोफेशनली, तो बताइए कि कोई अगर क्वेरी हो आपकी इससे रिलेटेड। अभी तो क्वेरी नहीं है, अभी प्रैक्टिस करूंगा ना आज, तो होगा तो मैं कल पूछूंगा। ओके ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर इफ फंक्शन। इस तरह से कितनी भी कंडीशंस आप यूज करते हैं और काम करते हैं और अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले लॉजिकल फंक्शन की जो इफ जैसा ही है, क्योंकि जितने भी फंक्शन आपके इफ जहां पर वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि वो सारे के सारे आपके क्या हैं, वो सारे के सारे आपके लॉजिकल फंक्शन है। तो अगला जो लॉजिकल फंक्शन हम करने जा रहे हैं अपना इफ के बाद, दैट इज काउंट इफ। ये अगला फंक्शन काउंट। यहाँ भी इफ लिखा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंडीशन की बात होगी, पर साथ ही साथ क्या लिखा है, काउंट, यानी गिनती करनी है पर गिनती में भी कंडीशन लगानी है। ऐसा कुछ अगर करना है तो काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्या सिंटैक्स होता है, जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ लिखते हैं रेंज पहले और फिर देते हैं क्राइटेरिया। ये इस फंक्शन को लिखने का सिंटैक्स है, मतलब तरीका है। रेंज में वो रेंज दी जाती है जिस रेंज पर आप अपनी ये क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हैं। कैसे यूज होता है, अब इसी मार्क्स रिपोर्ट वाले डेटा में ही सपोज आप चले जाइए और आपने कहा कि भाई मान लीजिए ये जितना भी जहां तक की भी रिपोर्ट थी, हमें नहीं पता कहाँ तक थी, पर फिलहाल हमने कहा जरा देखना कितने बच्चों की एफ ग्रेड आई है, कितने बच्चे हैं जो फेल हुए। अब कितने बच्चे हैं आपको गिन के बताना है, कितने बच्चे, तो ऐसे तो आप गिनेंगे, इधर ढूंढेंगे, या ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैम फिल्टर कर लेंगे। थोड़े बहुत डेटा में तो चलिए ठीक है फिल्टर भी कर लिया, मान लीजिए 20-25 हजार बच्चों का डेटा बनाओ तो 10-12-15 बच्चे तो फेल होंगे। तो फेल करने के बाद, फिल्टर करने के बाद भी तो आपको उनको गिनना ही पड़ेगा, गिन के बताएंगे। भाई ये बात अलग है कि फिल्टर करके केवल फेल वाले बच्चे सामने दिख जाएंगे, पर आप ऐसा कुछ ना करें,
अगर इस तरीके की गिनती करनी है और आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर करने, रिजल्ट्स मतलब कि कुछ भी अपना आउटकम लेना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो गिनती करने के लिए यूज होता है, और वो भी कंडीशन के आधार पर। कैसे? सिर्फ आपको क्या लिखना है, इज इक्वल टू काउंट इफ। अगर आपसे ये कह दिया जाए गिन के बताइए कितने बच्चे फेल हैं, तो बस काउंट इफ पहले क्या दे देंगे, रेंज, जहां से जहां तक गिनना हो। ये तो 1000 सेल हो, 10,000 हो या 10 सेल हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेंज ले ली, कॉमा, किसको गिनना है, अब यहाँ देना है अपना क्राइटेरिया। तो फेल वाले बच्चे का क्राइटेरिया क्या होगा कि जहां जहां क्या लिखा हो, एफ लिखा हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी फंक्शन में जब हम क्राइटेरिया देते हैं, जैसे यहाँ आप क्राइटेरिया दे रहे हैं, तो क्राइटेरिया हमेशा आप डबल कोट्स में लिखते हैं। डबल कोट्स में आपको लिखना है, तो डबल कोट्स में डबल कोट्स लगाइए, और क्या लिखना है, एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने फेल के लिए एफ का इस्तेमाल किया। बस 7 बच्चे फेल हुए, कैसे आप चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई 7 हुए भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लेती रहेंगी। तो इस तरह से देखिए, कोई समय हमें नहीं लगा, और उसमें बिना कोई समय गंवाए आपको ये बता दिया कि उस रेंज में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एफ ग्रेड आई है, कितने बच्चे फेल हुए। हमने कहा जरा बताना एस कितने बच्चे लाए, 16 स्टूडेंट्स एस लाए। तो कितना कुछ समय लग रहा है आपको? कोई समय नहीं लग रहा, आपने फट से काम कर लिया। कितने बच्चे ए ग्रेड लाए, इतनी आसानी से रिजल्ट आप निकाल ही नहीं सकते थे। जैसे अभी आपसे कह दिया जाता कि यहाँ पर आप बताइए, जैसे ये इसको हम कंडीशंस के बॉक्स के ऊपर रख देते हैं सपोज यहाँ पर, और हमने कहा कि अब आप यहाँ बताइए एस ग्रेड वाले बच्चे, ए ग्रेड वाले बच्चे, बी वाले, सी वाले, डी वाले और एफ वाले। तो बस आपको क्या कहना है, इज इक्वल टू काउंट इफ, क्या रेंज लेंगे, यहाँ से जहाँ तक के लिखा हुआ है ये ले लिया हमने, कॉमा, इसको गिनना है एस को। और ये देखिए ये फंक्शन यहाँ करा, अब बार बार करने की भी जरूरत नहीं। अगर ऐसी चीजें बाकियों पे करनी है, इसी पर ड्रैग कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए फंक्शन को। बस क्या करना है कि यहाँ पर एस की जगह क्या दे देना है आपको, यहाँ पर। लेकिन आप अभी इस चीज को थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, देखिए ये अभी रहने दीजिए, मैं बताऊंगी ये चीज कि क्यों नहीं ऐसा, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम कि फिर वही इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट में अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे, और इसको निकालना है ए ग्रेड वाला, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट में फिर से रेंज सेलेक्ट कीजिए, equals to count it, same range, equals to count it, and similarly equals to count it, और ये देखिए सारे रिजल्ट्स आपके पास हैं। डी ग्रेड कह रहा है 0, किसी बच्चे की डी ग्रेड नहीं आई, यानी कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि 50 से 54.99% के बीच में नंबर लाया। नहीं है तो नहीं, तो इसमें कहीं भी डी ग्रेड मिलेगी भी नहीं फिर आपको। तो इस तरह से काउंटिव फंक्शन का यूज करके आप ये काम अपना कर सकते हैं। और कैसे काउंटिव देख सकते हैं, ये तो यहाँ देखा। मान लीजिए सैलरी वाले डेटा में होता तो हम ये देखना चाहते थे कि जनवरी में कितने ऐसे लोग हैं, जनवरी में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 से ज्यादा छुट्टियां दी है। तो क्या कहेंगे, इज इक्वल टू काउंटिव, गिनना है ना कितने लोग, क्या देखना है कि जनवरी के महीने में 2 से ज्यादा छुट्टी किसने ली। तो क्राइटेरिया कौन से कॉलम पे बन रहा है, लीव वाले कॉलम पे। ये जनवरी का डेटा पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, इस रेंज में ढूंढो, क्या ढूंढो, ग्रेटर देन 2, डबल कोट्स में ही क्राइटेरिया होगा, ध्यान रखिएगा। 3 लोग, चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई 2 से ज्यादा छुट्टी लेने वाले 3 लोग हैं।
एक तो यही है भाषा, एक ये है 2 और एक ये है 3। काम खत्म। इतनी आसानी से चीजें कर लेते हैं। जिनके बताइए जरा कितने लोगों ने कितना इंटरेस्ट लिया, कितने लोगों ने कितना कमीशन, 20,000 से ऊपर कितना कमीशन लोगों को दिया गया। मतलब कुछ भी, कोई कंडीशन आपके दिमाग में आ रही हो भी बताइए कि ऐसा कुछ गिनना है तो क्या करेंगे। कुछ भी दिमाग में आ रहा है। अगर हमें ये गिनना है कि फरवरी के मंथ में कौन कितने लोग 1000 से ज्यादा कमीशन ले गए, फरवरी मंथ में कितने लोग 1000 से ज्यादा कमीशन ले गए, तो इज इक्वल टू काउंट इफ फरवरी का मंथ कहाँ है, ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और कमीशन का कॉलम कहाँ है, ये है। पूरा रेंज सिलेक्ट कीजिए जो भी है फरवरी के लिए, कॉमा ग्रेटर देन 1000, 2 लोग लेके गए, तो वो सामने दिख रहा है 2 लोग लेके गए। तो इस तरीके से देखिए कोई भी कंडीशन हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है कि इफ कहाँ अप्लाई होगा, काउंट इफ कहाँ अप्लाई होगा। सबका अपना अपना रीजन है। इफ की जगह पर काउंट इफ नहीं लग सकता और काउंट इफ की जगह इफ नहीं लग सकता। तो जब भी आपको बहुत सी या एक कंडीशन लगा करके किसी तरीके का डिसीजन लेना हो, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो क्राइटेरिया पे बेस्ड है, या आपको कुछ सिर्फ लिखना हो, तो आप इफ ही यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको एक या एक से ज्यादा कंडीशंस भी होती हैं, तब उन पर अगर आपको गिनती करनी है, काउंटिंग करनी है, अब ये नहीं कि खाली ब्लैंक सेल्स काउंट करनी है, ना ये कि खाली नंबर सेल काउंट करनी है, काउंटिंग करनी है, चाहे नंबर हो चाहे ब्लैंक हो, बस हमारे क्राइटेरिया में आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। हालांकि काउंट इफ के आगे और भी कैटेगरी हैं, पर अभी हम देखेंगे कि वो आपके सिलेबस में भी हैं और जरूरी होंगे आपके, तो हम बताएंगे। अगला हमारा जो फंक्शन है इफ कैटेगरी का ही, मतलब लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी का, वो भी बहुत ही बढ़िया फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है सम। ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है और नाम से ही पता चल रहा है जैसे काउंट इफ क्या कर रहा है, काउंट इफ उन सेल्स की गिनती करके बता रहा है जो हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो सम इफ क्या करेगा, ये उन सेल्स का टोटल करके बताएगा, गिनती नहीं टोटल करके बताएगा जो सेल्स हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं। क्योंकि सम तो हमने देखा कि हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है तो चाहे जितनी वैल्यू जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी आपको वैल्यूज को ऐड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सर्टेन क्राइटेरिया, किसी एक कंडीशन के बेसिस पर भी टोटल करने की जरूरत है। तो जब आपको कोई कंडीशन भी अप्लाई करनी है और टोटल भी करना है, तो उस सिचुएशन में आप सम के बजाय सम इफ फंक्शन यूज करते हैं। सम इफ फंक्शन को लिखने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, वो सम से कहीं मैच नहीं करता। सबसे पहले सम इफ ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पर लिखते हैं सम कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज, यानी कि इस फंक्शन में कितनी आर्ग्यूमेंट्स है, 3 आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर यहाँ क्या देते हैं, रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम। ब्रैकेट में सबसे पहले जो आर्गुमेंट दी गई है रेंज, ये वो रेंज होती है जिसके बेसिस पर आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं। क्राइटेरिया जिस कॉलम के बेसिस पर होता है, रेंज में वही कॉलम सिलेक्ट किया जाता है। क्राइटेरिया में आप अपना क्राइटेरिया देते हैं और सम रेंज में आप वो कॉलम सिलेक्ट करते हैं जिसका आपको टोटल करना होता है। क्या होती है बातें, इनका मतलब अभी हम आपको समझाते हैं। सिर्फ एक पॉइंट और यहाँ पर समझा दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सम इफ फंक्शन यूज करते हो तो रेंज और सम रेंज डिफरेंट हो सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं सम इफ फंक्शन में, वहां रेंज और सम रेंज सेम भी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है। इसका कोई रूल नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकती है और सिमिलर भी हो सकती है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और द प्रॉब्लम वी आर गिवन। तो कैसे हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इसके लिए फिर से हम अपने सैलरी वाले डेटा में चले जाते हैं। ये हमारा सैलरी वाला डेटा है जिसमें कि हमने लोगों का
अपना काम किया हुआ है यहाँ पर। और अब हम अगर ये कहें, यहाँ पे यही वैल्यूज हम कॉपी कर ले रहे हैं ताकि कुछ डेटा हमारा प्रॉपरली बन जाए। कई बार क्या होता है, पूरा 12 महीने का डेटा हम देख पा रहे होते हैं और वो 12 महीने का डेटा हमें दिख रहा है, जिसमें हर एम्प्लॉय की अपनी जो कुछ भी डिटेल्स दी हुई है वो सब अपना दिखा हुआ है यहाँ पर हमें जब आउटपुट चाहिए होता है तो जरूरी नहीं है कि आउटपुट हमारा पूरे के पूरे डेटा पर बेस्ड हो। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, टाइम दीजिएगा थोड़ा, डेटा पूरा बनाने ताकि कर पाए काम जो करना चाहते हैं। कि हमने यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद ये पूरा 12 महीने का कुछ 10 एम्प्लॉइज का डेटा बना हुआ है। ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये डेटा हमने बना रखा है। अब ये पूरा डेटा था, अब मान लीजिए ऑडिट टीम बैठी है या बॉस साथ में बैठे हैं और आप एनालिसिस कर रहे हैं, काम कुछ नहीं करना है, काम करने वाले ने पूरी शीट बना करके आपके सामने ये रख दिया, पूरा डेटा सब वेल प्रिपेयर्ड है, सब कुछ आपके सामने इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आपसे ये कहा गया कि जरा ये गिन के बताइए हमको, टोटल करके बताइए कि 10 एम्प्लॉई हमारी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि पूरे साल में नंदन को कितनी नेट सैलरी दी गई है। एक कोई एम्प्लॉई है जिसको की नेट सैलरी का टोटल निकालना, नंदन की नेट सैलरी का टोटल, तो वैसे तो पता है कि टोटल मतलब इज इक्वल टू सम। अब नंदन की नेट सैलरी कहाँ लिखी है, ये लिखी है, फिर आगे कहाँ लिखी है, कॉमा लगाएंगे, आगे वाली सिलेक्ट करेंगे, फिर कहाँ लिखी है, 12 बार ये काम करना पड़ेगा जाकर के आपको, ये है, ऐसे करके 12 बार ये चीज आपको जाकर के वहां पर सिलेक्ट करके बतानी है। comma, then this, comma, then this, comma, comma, ले लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे तो वैल्यू डाल देंगे ऐसे कॉपी पेस्ट करके। comma, ये हमने यहाँ पर करा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और यही डेटा कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ये तो फॉर्मूला है, ये हो गया और ये नेट सैलरी। अब हमने अपना फंक्शन बना ही रखा है, तो देखिए जब हम वहां पर अपना एंटर करके देखा होगा हमने, तो यहाँ पता चल गया कि नेट सैलरी का मतलब पूरे साल में नंदन को हमने टोटल सैलरी कितनी दे दी है, नंदन को हमने इतनी सैलरी टोटल दी है, 25 लाख रुपए
578 रुपीज 33 पैसे दिए। अगर आप इसके डेसिमल डिक्रीज कर दीजिए तो यहाँ पर आपको टोटल आपने इतने रुपए उनको दिए। तो 12 उनकी नेट सैलरीज थी, तो आपने सम फंक्शन से ये काम ऐसे कर लिया, टोटल करा, लेकिन 12 बार अलग अलग सेल्स में सिलेक्ट करना पड़ा, वो भी तब जब ये तो 10 ही एम्प्लॉई है। अगर ये कंपनी में 50 एम्प्लॉय भी होते तो आपको कितना ज्यादा और डेटा में मूव करना पड़ता। और आपने देखा कि अभी भी ये कंफर्म नहीं, अगर कोई कहते बिल्कुल सही किया है तो एक चीज दिमाग में आएगी कि ऐसा तो नहीं कुछ गलत कर दिया हो, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है। और अगर गड़बड़ की है तो, और गड़बड़ की है, देखिए हमें पता हमने गड़बड़ की है एक जगह पर, क्यों? क्योंकि हमने देखिए L7 और L13 लिया यहाँ पर। अब ये वाली वैल्यू उसकी नहीं है, ये नमन की वैल्यू है, तो इसको हमें यहाँ से हटाना होगा। तो ऐसी गड़बड़ियां हो सकती हैं, मतलब अभी तो चेक कर लिया हमने, तो पता चल गया कि भाई जहाँ 25 लाख दिखा रहे थे वहां 23 लाख कुछ हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो अगर आपको टोटल करना है, लेकिन टोटल करने के लिए आपके पास कोई क्राइटेरिया है, तो आपको सम फंक्शन का यूज नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह पर क्या यूज करना है? फंक्शन सम। अब यहाँ पर सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है रेंज। तो सबसे पहले सवाल भी होता है रेंज कौन सी सिलेक्ट करें, क्योंकि हमसे तो कहा है नेट सैलरी का टोटल निकालो। तो नेट सैलरी का टोटल जरूर निकालना है, लेकिन जो रेंज आएगी ये किस पर बेस्ड होगी? ये रेंज बेस्ड होगी क्राइटेरिया पर, कि आप क्राइटेरिया में क्या डाल रहे हो। और हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारा क्राइटेरिया है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय नंदन। लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है? हमें नंदन पे फोकस करना है। तो अगर क्राइटेरिया नंदन है तो रेंज नेम वाला कॉलम होगा, और यहाँ से आएंगे शुरू से लेके पूरा 12 महीने का जितना भी डेटा है उसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ये नहीं कि केवल एक महीने का सिलेक्ट करना, नहीं, आपको पूरे के पूरे ईयर का सिलेक्ट करना। फिर कॉमा लगाएंगे, ये तो हो गई रेंज। फिर क्या देंगे? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे आप? क्राइटेरिया में लिखेंगे वो वैल्यू क्राइटेरिया में आप लिखेंगे कि आप किस पर फोकस कर रहे हैं। तो हम फोकस कर रहे हैं नंदन पर, ये हमारा क्राइटेरिया है। और अब है सम रेंज। सम रेंज यानी वो रेंज जिसका आपको टोटल करना है। आपको टोटल किसका करना है? नेट सैलरी का। पूरी की पूरी 12 महीने की डेटा सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। और नेम वाले कॉलम को करना था, ये कौन सा कॉलम है? सी है। देखिए पहले वाली फिगर यहाँ पर आ गई। जितनी मेहनत आपने 12 बार सिलेक्शन में करी उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक फंक्शन लगाएं और काउंट करके बता दें, गिनती करके बता दें, केवल उन सेल्स की जो आपके क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो देखा जाए तो हम एक्चुअली क्या कहते हैं यहाँ पर इस फंक्शन में, कि इस रेंज में पूरी की पूरी जहां जहां नंदन लिखा है उसके आगे इस कॉलम की वैल्यू को जोड़ते रहिए और फाइनली लास्ट टोटल दे दीजिए। अब एक और एग्जांपल यहीं पर दिखा दें। अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि पूरे साल में हमें देखना है कि पूरे 12 महीने में जया ने टोटल कितनी छुट्टियां दी, टोटल नंबर ऑफ लीव्स, टोटल काउंट ऑफ लीव्स आपको निकालना है, टोटल छुट्टियां कितनी हुई उनकी पूरे 12 महीने में, इज इक्वल टू सॉरी सामने इसका निकालना है जया का। जया कहाँ लिखता है? यहाँ से यहाँ तक 12 बार। क्या ढूंढना है? जया को ढूंढना है। फॉर्मूला बार में ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है। और टोटल किसका निकालना है? छुट्टियों का। नीचे सुपर सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। तो देखिए पूरे साल में 37 लीव्स उन्होंने लिए। तो जैसे अगर हम एक क्राइटेरिया बना के चलते हैं कि भाई हम अपने एम्प्लॉय को कंपनी में साल में इतनी छुट्टी देंगे, और मान लीजिए वो हमारे जो भी हमने अलॉटेड लीव्स है उससे ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, तो इस चीज को एनालिसिस केवल गिनती करके देख सकते हैं, बशर्ते कि आपको काउंटिव फंक्शन पे काम करना आता है। इस तरीके की काउंटिंग करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि रेंज और सम रेंज कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट भी होती है, पर ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि रेंज और सम रेंज सेम भी हो सकती है। जैसे अगला एग्जांपल, अब हम यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की बेसिस पर काम नहीं करना चाहते, हम चाह रहे हैं केवल उन नेट सैलरीज का टोटल निकले। नेट सैलरी पूरी की पूरी यहाँ से लेके नीचे तक 12 महीने तक की दी हुई, पर हम चाहते हैं कि उन्हीं नेट सैलरी का टोटल निकले केवल जिनकी नेट सैलरी की वैल्यू
मोर देन 20,000 है, यानी 20,000 से ऊपर जितनी सैलरीज दी गई हैं, अगर ये देखना है कि टोटल सैलरी कितनी दी गई जो 20,000 से ऊपर की थी, उनका टोटल क्या है, तो उसके लिए भी आपको सम इफ फंक्शन का ही यूज करना है। इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले ग्रेटर देन 20,000, जो 20,000 की हमारी क्राइटेरिया वो किस पे है, सैलरी पे, नेट सैलरी पे, तो नेट सैलरी का कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। अब कंडीशन क्या है, फॉर्मूला बार में आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन 20,000, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 20,000 वाली वैल्यू भी नहीं लेनी है, 20,000 से ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, और टोटल किसका करना है, वो भी इसी का करना है। ठीक है, टोटल किसका करना है, वो टोटल यहाँ ले देंगे, इससे ले लेते हैं माउस छूट गया, और ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कीजिए, तो देखिए पता चल जाएगा कि 20,000 से ज्यादा नेट सैलरी जिनकी भी थी, उसका टोटल जो है वो इतनी हमने पूरी 12 महीने में सैलरी दे दी है उन लोगों को जिनकी नेट सैलरी 20,000 से अबव थी। थोड़ी बड़ी फिगर रख लेते हैं यहाँ पे, 35,000 से ज्यादा एक भी नहीं, कोई भी नहीं, 30,000 से ज्यादा जिनकी सैलरी है उनको 1,22,875 रुपीज दे दी। तो देखिए ये दो फंक्शन, और इफ आपने देखा, इफ था, सम इफ था, काउंट इफ था, ये सब फंक्शन है जो लॉजिकल कैटेगरी में आते हैं और अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग काम करने में हेल्प कर सकते हैं। आपको केवल प्योरली टोटल निकालना है तो किसी फंक्शन पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ सम फंक्शन का काम आपके लिए अपने आप में अप्रोप्रिएट है। पर अगर आपको कंडीशन के बेसिस पे सम निकालना है तो आप सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको मान लीजिए काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग के लिए तो काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, तीन फंक्शन बताए थे जिनसे कि न्यूमेरिकल सेल्स काउंट होती हैं, या केवल टेक्स्ट सेल्स काउंट होती हैं, या केवल ब्लैंक सेल्स काउंट होती हैं। लेकिन कभी कभी क्राइटेरिया के ऊपर भी बेस्ड काउंटिंग करनी होती है, तो ऐसी काउंटिंग करनी है भाई कि जैसे क्लास में कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चों की परसेंटेज इससे ज्यादा आई, कितने बच्चों की परसेंटेज इससे कम आई, या कितने बच्चों की परसेंटेज इसके बराबर आई। ऐसा कुछ भी आपको करना है तो फिर काउंट इफ फंक्शन का आप यूज करते हैं। लेकिन सम इफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि बड़े अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करने में हेल्प करता है, और जहां डेटा रिपीटेडली परफॉर्म हुआ, जैसे कि किसी एम्प्लॉय का नाम है या मंथ का नाम है, तो उस बेसिस पर भी आप अपना क्राइटेरिया लगा करके टोटल निकाल सकते हैं। तो ये तीन फंक्शन थे जो आज हमने किए, और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें इन्हीं फंक्शंस के जो रिमेनिंग अब हमारे बचे वो हम करेंगे। जैसे कि हमें कुछ अभी वो फाइनेंशियल फंक्शन बताने, और अगर हम चाहें देखेंगे तो एक दो एग्जाम्पल इसके और दे देंगे, लेकिन अलग तरीके से देंगे, मतलब अलग फंक्शन के इस्तेमाल करके। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना प्लीज आप सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अभी किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो पूछिए। नहीं मैम अभी नहीं। सबको इतनी चीज क्लियर हो रही है? बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है? मैम सम इफ की और एग्जांपल कर लीजिएगा। समझ का। मान लीजिए एक ही महीने का डेटा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा 12 महीने का डेटा हो, सपोज एक मंथ का डेटा है। अब हम यहाँ पर गिनती करना चाहते हैं, केवल गिन के बताइए कितने लोगों ने जनवरी के महीने में 2 से ज्यादा छुट्टियां ली, तो टोटल लीव्स कितनी ली, मतलब 2 से ज्यादा छुट्टियां लेने वाले जो लोग थे, जिन लोगों ने 2 से ज्यादा छुट्टी ली, उनकी टोटल लीव्स कितनी हुई। तो इज इक्वल टू सम, लीव्स पे क्राइटेरिया है, लीव्स का कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 2, कॉमा किसका टोटल निकालना है, लीव्स का ही निकालना है। और क्या दिया उसने, 15।
कैसे? 2 से ज्यादा जितनी भी सैलरीज थी, लीव्स थी, एक ये थी, तो 8, देन 8 और 7 15। मतलब वैसे तो समिट फंक्शन का यूज तब हम करते हैं जब रिपीटेडली कोई डेटा फीड हुआ हो या वैल्यूज रिपीट हुई हो। वो डेटा मंथली बेसिस पर हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा कि छुट्टियों का टोटल निकालना है, लेकिन केवल उन छुट्टियों का टोटल निकालना है जो छुट्टियां 2 से ज्यादा ली गई, तो 15 छुट्टियां हो गई। अभी हमने कहा कि 0 की नहीं गिननी है, मतलब 0 के अलावा बाकी सब गिननी है, जो 0 वाली है वो नहीं गिननी। तो आपको किसे इग्नोर करना है? 0 को इग्नोर करना है। तो फिर वही अब सबमिट में क्या कहेंगे? अब 0 को इग्नोर करना है, ये तो पता है कि भाई इस पर ही क्राइटेरिया है, लेकिन क्या क्राइटेरिया? 0 को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि 0 के अलावा, तो उसका मतलब है कि 0 से के अलावा जो भी है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, मगर केवल 0 वाली नहीं लेनी है। तो कौन सी लेनी है? जो 0 के बराबर नहीं है वो लेनी है। तो बराबर नहीं है के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? नॉट इक्वल्स टू। और नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर एक्सेल में कैसे लिखते हैं? बताया था शुरू में, ऐसे, नॉट इक्वल्स टू 0। टोटल किसका करना है? छुट्टियों का ही करना है। ब्रैकेट क्लोज करिए। तो 0 को छोड़ के बाकी सबको उसने टोटल कर दिया, हालांकि 0 की जरूरत नहीं थी, मतलब 0 तो वैसे भी ऐड ना होता। जैसे अभी मान लीजिए हम ये ना कह करके ये कह दें कि हमें कमीशन का टोटल निकालना है, लेकिन 500 रुपए जैसे कमीशन दिया उसका नहीं निकालना, 500 के अलावा जो भी कमीशन गया उसका टोटल निकालना है, चाहे 500 से कम गई हो वैल्यू या 500 से ज्यादा गई हो, पर 500 जिनको कमीशन दिया उसके अलावा बाकी का टोटल निकालना है। तो ऐसे तो देखा जाए तो इसमें से केवल इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, बाकी सबका टोटल निकालना है। पर यही काम अब एडवांस तरीके से करना है, तो छोड़ना वोड़ना क्या, बस हमें किसका टोटल करना है? इस एरिया में से किसको? जो बराबर नहीं है 500 की, और इसी का टोटल करना है। इस तरीके से एक एम्प्लॉय का देखना है तो 12 महीने में भाई कहा कि इसकी टोटल छुट्टियां बता दीजिए, इसकी टोटल कमीशन किसको इसको कितना दिया। जैसे यहाँ एक डेटा बना था, अभी हम देखना चाहते थे कि मान लीजिए अदिति को टोटल कमीशन कितना दिया गया, पूरे साल में अदिति को कितना कमीशन मिला। तो टोटल करना है, सामने किसका करना है? इसमें से अदिति को छांटते हैं, कॉमा, यहाँ पर क्या लिख देंगे? अदिति, कॉमा, टोटल किसका करना है? कमीशन का। 6,775 रुपए कमीशन दिया। तो कुछ भी हो सकता है, कितना पैसा कटा इनका, नेट सैलरी का टोटल कितना दिया, जो भी, इनने सेल कितनी करी, टोटल सेल कितनी करी, जया ने पूरे 12 महीने में टोटल सेल कितनी की, टोटल सेल कितनी की अभी गिनना नहीं है, टोटल कितना किया। तो जया कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। इसमें से किसे छांटिए? जया को। ये तो यहाँ ऐसे बता दिया। टोटल किसका करिए? उनकी सेल का। बस करिए, तो 1,09,000 रुपए टोटल सेल जया ने करिए। इस तरीके के रिजल्ट्स के प्रेडिक्शन के लिए आप सम फंक्शन का यूज करते हैं। मुझे मालूम है थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट तो नहीं गई, थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बार आप ये क्लास रिवाइज करिए, इस वीडियो को 2 बार या 3 बार देखिए, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है अगली क्लास में बताइएगा, और अपनी भी कुछ क्राइटेरिया लेके आइएगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो वो भी आप बताइएगा, हम आपको उसे सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फिर आजकल इतना ही रखें। इट्स ऑल, टेक केयर। Thank you, ma'am.